मेरा नाम सत्यम कुमार पांडे है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि पॉलिटी से आपके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएचयू का जो बीए का एंट्रेंस होता है उसमें पॉलिटी सेक्शन से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल आपके क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 सेक्शन में बटे होते हैं। पहला सेक्शन जनरल स्टडीज़ का होता है जहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है जहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा सेक्शन मैथ का होता है जहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा सेक्शन लैंग्वेज का होता है, वहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लैंग्वेज में ऑप्शनल होता है हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों में से कोई आपको एक ही करना होता है, दोनों नहीं करना होता है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न होता है। अब जो हमारा जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है जहाँ से 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्रॉड इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ब्रॉड भी है, बड़ा भी है, वहाँ पे अक्सर लोगों को दिक्कत होती है। तो जो 60 क्वेश्चन हैं वो किन किन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करेंट अफेयर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इन सारे सब्जेक्ट से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें से इन 60 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन अकेले पॉलिटी से पूछ लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटी का कितना इम्पोर्टेंस है। अब दिक्कत ये आती है कि लड़कों को पता नहीं होता कि कहाँ से कितनी पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी का सिलेबस क्या क्या है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो वो कहीं से भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा के देखने लगते हैं। इससे क्या होता है कि आपका टाइम बर्बाद होता है और एग्ज़ाम में आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो सबसे पहले आप इसके सिलेबस को समझिए, पैटर्न को समझिए, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझिए। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके जो हमारा पॉलिटी का सेक्शन है इसका सिलेबस क्या है, इसमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में हमें। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पॉलिटी का सेक्शन 4 पार्ट में डिवाइड है। जो हमारा पहला पार्ट है भारत में संवैधानिक विकास, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो भारत का संविधान लागू होने से पहले जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने समय समय पर भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत में प्रशासन को चलाने के लिए कई सारे नियम कानून पारित किए। ब्रिटिश संसद ने कई सारे नियम कानून पारित किए। तो उन सब नियम कानूनों में से बहुत सारी चीज़ें उठा के हमारे आज का जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कानून से ज्यों की त्यों उठा के डाल दी गई। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले वो चीज़ें पढ़ें जो ब्रिटिशर्स ने बनाई, उनके जो कानून उन लोगों ने बनाए हमारे लिए भारत में शासन करने के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करें। तो इसी के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप भारत के संविधान का एक बैकग्राउंड समझ सके। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें देखिए एक एक्ट आया था 1773 में जिसे आप रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। आपने इसके बारे में सुना भी होगा थोड़ा बहुत। अगला एक्ट आया था 1781 में, उसके बाद 1784 में, उसके बाद 1813 में, उसके बाद 1833 में, फिर 1853 में, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935। तो इस तरीके से कई सारे अधिनियम अंग्रेजों ने अलग अलग समय में बनाए, कई सारे कानून बनाए, अलग अलग टाइम पे बनाए, और इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। आपको ज़्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इनसे चार पाँच फैक्ट, 6 फैक्ट, इतना ही पढ़ना है। पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझ के निकल जाना है। बहुत डीप में जाके डीप स्टडी नहीं करनी, क्योंकि आपको यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना, आपको बीएचयू एंट्रेंस देना है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट होगा वो होगा भारतीय संविधान के स्रोत। अब देखिए, कुछ चीज़ें तो ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाया अपने लिए, अपने फायदे के लिए, वहाँ से उठा के सीधे सीधे हमारे संविधान में डाल दिया गया। लेकिन कुछ चीज़ें बाहर के संविधान से ली गई, जैसे अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। इस तरीके से कई सारे दूसरे देशों के संविधानों से कुछ चीज़ें उठा के हमारे संविधान में रखी गई, जो उनकी अच्छी चीज़ें थी। ऐसे नहीं कि सब कुछ उठा के डाल दिया गया, जो उनकी अच्छी चीज़ें थी वो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में रखी। फिर जो हमारा अगला सेक्शन है वो है भारत का संविधान। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहीं से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको कुल जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आपको कुल 22 भाग पढ़ने हैं, भाग 1 से लेके भाग 22 तक, और 12 अनुसूचियाँ पढ़नी है। इसके अलावा
अभी तक, चूँकि 1951 से लेके अभी तक 2020 तक, मतलब पिछले साल तक कुल हमारे संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। लेकिन आपको 104 संशोधन नहीं पढ़ने, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सारे नहीं हैं उसमें। उसमें से 20 से 25 संशोधन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, तो ये आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि जब संविधान बना था, जो मूल संविधान था, उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी, बाकी 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई संविधान संशोधन के द्वारा। तो अगर आपसे पूछ ले कि पहली अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ये जो सबसे पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसी टाइम जोड़ दिया गया था। तो इस तरीके से आपको जो इम्पोर्टेंट संशोधन है, जो 20 से 25 की संख्या में है, वही पढ़ना है। सारे संशोधन आपको नहीं पढ़ने, और उस अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपका फालतू का टाइम बर्बाद होगा। जो हमारा अगला सेक्शन होगा वो होगा आयोग। अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब पे भी, जो दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं, अक्सर गलती क्या करते हैं कि वो आपको ये सेक्शन पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे और ये पढ़ा देंगे, वो ये वाला सेक्शन पढ़ाना भूल जाते हैं। अब होता क्या है कि आजकल का जो एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न है, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई किसी जॉब के लिए, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब के लिए वैकेंसी आती हैं उनमें एग्ज़ाम हो, पॉलिटी के इस वाले सेक्शन से अच्छी मात्रा में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हम इसको भी देखेंगे। जैसे इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें आपको यूपीएससी पढ़ना है। आप जानते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये कब बना, इसकी संरचना क्या होती है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, अधिकार एवं शक्तियाँ क्या हैं। उसी तरीके से निर्वाचन आयोग जो है हमारा, भारत का निर्वाचन आयोग, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराता है, राज्यसभा के चुनाव कराता है, राष्ट्रपति के चुनाव कराता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अध्यक्ष के बारे में, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल। आपके परीक्षा में सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो भारत का निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उसमें ऑप्शन दे देगा 60 वर्ष, 65 वर्ष, 66 वर्ष, 70 वर्ष। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चीज़ें तो हमने पढ़ी ही नहीं। सीधे सीधे आपको संविधान में ये बता दिया गया कि भाग 15 में भारत के निर्वाचन के संबंध में बातें लिखी गई है, और ये नहीं बताया गया कि जो अध्यक्ष है उसका क्या कार्यकाल है। तब आप वहाँ फंस जाओगे, वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो सेक्शन है इसको मैंने अलग से ऐड कर दिया है, ताकि आप पर्टिकुलरली एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से जान जाओ, समझ जाओ, और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, और जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो जहाँ से भी पूछ ले, पॉलिटी वाले सेक्शन से, आप 90 to 95% क्वेश्चन कर लो। अब हम बारी बारी से ये जो 4 सेक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, बारी बारी से इन चारों सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे कि कहाँ से कौन सी चीज़ें कैसे हुई। अब जैसे भारत का जो संवैधानिक विकास है, यहाँ से सबसे पहले हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद 1783 में एक एक्ट आया, जो कि इस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उसी को सुधारने के लिए 1781 में ये वाला एक्ट लाया गया। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ भी जब सुधार होने के बावजूद भी कुछ कमी रह गई, तो 1784 में एक एक्ट आया, वहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसी तरीके से हम आगे पूरा पढ़ते चले जाएंगे और आगे भी चीज़ें देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चालू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसको लाने की क्या वजह रही, आखिर अंग्रेजों को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्हें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। तो इसको लाने के मुख्यतः 4 कारण थे। वो 4 कारण कौन कौन से थे उसको आइए थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर समझ लेते हैं। जो सबसे पहला कारण था बंगाल में भूखमरी। अब इसमें क्या हुआ कि बंगाल में 1768-69 के आसपास एक भीषण अकाल पड़ा, और उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब इससे क्या हुआ कि बंगाल में लोग भूखे मरने लगे। एक अनुमान के मुताबिक उस भूखमरी में करीब बंगाल की 1/3 जनसंख्या भूख से मर गई।
इस तरीके का डेटा सरकार ने बाद में बताया। जो अगला कारण था चाय के व्यापार में घाटा। अब होता क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले इलाकों में, असम वाले इलाकों में चाय की खेती करवाती थी। बड़े स्तर पर चाय पत्ती उगाई जाती थी और उससे जाके अमेरिका में, कनाडा में बेचा जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेचती थी। अब हुआ क्या कि जब दूसरे लोगों ने देखा कि चाय के व्यापार में कंपनी को इतना फायदा हो रहा है तो उन्होंने चाय पत्ती की स्मगलिंग करना चालू कर दिया। अब जो अमेरिका में जो चाय पत्ती की जो खपत थी उसका 85% हिस्सा स्मगलिंग के द्वारा अमेरिका पहुंचाया जाने लगा। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसको लगभग लगभग चाय के व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त था, उसका वो एकाधिकार खत्म हो गया। 85% जो डिमांड थी वो कहीं और से पूरी होने लगी। अब इससे क्या हुआ कि कंपनी का एक जो रिवेन्यू का बहुत बड़ा जो एक जरिया था चाय पत्ती का व्यापार, वो खत्म हो गया। जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ गया। तीसरा जो कारण आता है इस एक्ट को लाने का कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये वो समय था जब अंग्रेज कई सारे फ्रंट पे लड़ाइयाँ भी लड़ रहे थे। मराठे थे, सिख थे, साउथ में मैसूर राज्य था जहाँ आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हैदर अली और उसका फिर बेटा टीपू सुल्तान। तो जो 1768-69 का टाइम है, यहाँ पे प्रथम मैसूर युद्ध चालू हो जाता है जिसमें कि अंग्रेज वर्सेस हैदर अली। अब इस युद्ध का कोई परिणाम तो नहीं निकलता, लेकिन अंग्रेजों को इस युद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ती है। हैदर अली ने काफ़ी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया अंग्रेजों को, काफ़ी पैसे खर्च करने पड़े अंग्रेजों को, तो उससे भी अंग्रेजों पर आर्थिक बोझ बढ़ता चला गया। जो चौथा कारण आता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट हो गए थे, घूस लेके तमाम गलत तरीके से काम करवाते थे। और मतलब आपने भी देखा होगा कि जब आदमी किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है तो उसके अंदर लालच बढ़ जाता है। यही चीज़ उस टाइम भी हुई। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो उनमें आपस में ही कंपटीशन होने लगा, वो आपस में ही एक दूसरे से ज़्यादा कमाने के चक्कर में लग गए। अब इससे भ्रष्टाचार बढ़ा। इससे क्या हुआ कि ओवरऑल कंपनी लॉस में चल जाने लगी और एक कंडीशन ऐसी आई कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गई। जो कंपनी प्रतिवर्ष ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड टैक्स देती थी सिर्फ व्यापार करने के लिए इंडिया में, वो कंपनी इस कंडीशन में पहुंच गई कि वो अब दिवालिया होने के कगार पे थी। अब ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार अब इतनी एक कंपनी जो उसको इतना बड़ा फायदा दे रही है उसको कैसे डूबने देती है। तो सरकार ने क्या किया कि इन सब समस्याओं से निपटने के लिए एक एक्ट लाया, एक कानून लाया, ताकि जो भ्रष्टाचार है उसको कम किया जा सके। जो अन्य अनियमितताएं हुई थी कंपनी में उसकी भरपाई की जा सके। और यही एक्ट जो ब्रिटिश सरकार ने इन सारी कमियों को दूर करने के लिए लाया, उसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे लगभग कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसको लाने की वजह क्या थी। अब इसमें कुछ प्रावधान किए गए, वो वैसे तो बहुत बड़ा एक्ट है, लेकिन आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनमें पढ़नी है, प्रमुख प्रावधान पढ़ने हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं सबसे पहले जो इसमें पहला प्रावधान किया गया, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति। दोस्तों आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1765 में अंग्रेज और शाह आलम, बंगाल का नवाब और अवध का नवाब, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं की लड़ाई अंग्रेजों से हुई, जिसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हरा देते हैं। अब होता क्या है कि जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो वो इलाहाबाद में 2 संधियां करते हैं 1765 में ही। 1765 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की संयुक्त सेना को हराने के बाद इलाहाबाद में 2 संधियां की। इस संधि के अनुसार जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था उसका दीवानी अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया और बाकी जो प्रशासन का काम था वो बंगाल के नवाब को दे दिया। अब इससे ये क्या हुआ, इसी को द्वैध शासन बोलते हैं कि एक तरफ दो सरकारें समानांतर रूप से चल रही है, एक जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, दूसरा जो प्रशासन का काम देख रही है। तो जो टैक्स कलेक्ट करने वाला काम है वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया और जो प्रशासन का काम है वो बंगाल के नवाब को सौंप दिया। तो ये एक द्वैध शासन की व्यवस्था 1765 में चालू हो गई।
अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि भारत में प्रथम बार द्वैध शासन कब लागू किया गया। आपके ऑप्शन में आ जाएगा, मान लो 1763, 1765, 1780, 1782 ऐसे करके ऑप्शन में आ जाएगा। तो हाँ, आपको 1765 लगाना है। क्यों? क्योंकि बंगाल में सबसे पहले, भारत में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और ये किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। अब उस द्वैध शासन से बहुत सारी कमियां निकलने लगी, बहुत सारा नुकसान होने लगा, बंगाल की जनता का शोषण होने लगा। उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसमें उसी बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि आखिर ये द्वैध शासन क्या था, इसके क्या दुष्परिणाम हुए और इसको ख़त्म करने की क्या वजह थी। इस एक्ट में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसमें बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अगला जो प्रावधान था इस एक्ट में, वो था बंगाल एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो भारत में अंग्रेजों ने जो अपना क्षेत्र विस्तार किया था, उसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और तो अंग्रेजों ने भारत में जो उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, उन्होंने प्रशासन की दृष्टि से अपने भारतीय साम्राज्य को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी, तीसरा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 1773 के पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर होते थे, वो स्वतंत्र रूप से अपना प्रशासन चलाते थे। लेकिन 1773 का जो एक्ट आया, उसमें मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अंदर काम करेंगे। ऐसा प्रावधान इस एक्ट में कर दिया गया। जो तीसरी चीज इस एक्ट में हुई, वो ये हुई कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसमें क्या है कि जो अभी तक क्या था कि तीनों प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे, तीनों अपना अलग अलग शासन चलाते थे। लेकिन अब जो बाकी 2 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास और बॉम्बे, उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बाकी दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को इसके अंदर कर दिया गया, इसके नीचे कर दिया गया। अब वो अपने क्षेत्र में जो भी नियम कानून या नीति लागू करते, उसके लिए इनको बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी पड़ती। आगे देखिए, जो अगला चीज इस अधिनियम में किया गया, वो था गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। अब चूंकि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसको भी बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अधीन कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो हुआ कुछ यूं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब पहले तो वो सिर्फ बंगाल का प्रशासन देख रहा था, लेकिन अब वो पूरे देश का प्रशासन देख रहा है। पूरे देश का प्रशासन उसके अंदर है। तो सिंपल सी बात है कि जब उसको ज़्यादा काम उस पर बढ़ गया, तो अब उसको सहायता के लिए लोग चाहिए। अकेले तो वो इतना सारा काम नहीं देख पाएगा। तो उसी की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसका काम ये था कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको हर मामले में, चाहे वो विधायी संबंधी मामले हों, राजनीतिक संबंधी मामले हों या आर्थिक व्यापार संबंधी मामले हों, हर मामले में ये 4 जो सदस्यीय निकाय बनाया गया था, ये गवर्नर जनरल की सहायता करता। अब इसमें एक ये भी प्रावधान कर दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसकी जो 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कार्यकारी परिषद का गठन किया गया उसकी सहायता के लिए, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अगर कोई भी नियम कानून या नीति लागू करनी है, तो कम से कम अपनी जो परिषद है, जो कार्यकारी परिषद है, उसमें कम से कम 2 सदस्यों का सहमति लेनी आवश्यक कर दिया गया। बिना उन 2 सदस्यों कम से कम 2 सदस्यों की अनुमति के वो कोई भी नियम नहीं लागू कर सकता था। और यही चीज आगे चल के एक खराब चीज बनी, उनके प्रशासन में दिक्कत आने लगी, जिसको आगे चल के बदल दिया गया, जिसको हम अगले 1781 और 1784 के एक्ट में पढ़ेंगे।
एक और चीज़ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये किया गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो सबसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे को बनाया गया। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई, तो आप बताओगे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में की गई। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहाँ की गई। ऑप्शन में दे देगा 4 ऑप्शन, मान लो दे दिया कि 1773, 1774, 1775, 1776। तो आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, आप 1773 लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1774। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 1781 में जो एक्ट आया और 1784 में जो एक्ट आया उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कुछ लगा हो कि इसमें ये चीज़ हमें समझ में ना आई या अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।